अस्सलाम दोस्तों, सेट पे मौजूद अगर में कुछ हमने लगता है मामला हो गया है जनाब तय, क्योंकि नवाज शरीफ साहब निकल गए हैं सैर सपाटे पे। अब उन्होंने करनी है सैरें, और वो भी फैमिली के साथ यूरोपीय ममालिक के दरमियान अगले 4 दिन। और ये इसके लिए नवाज शरीफ साहब जनाब दुबई से प्रवास कर गए हैं। इसका मतलब ये है कि वो तमाम मामलात जो हल तलब थे नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात के अंदर, उन मामलात को ना सिर्फ तय कर लिया गया बल्कि वो जो धुआं सा उठ रहा था ना, वो अब कुछ ज़्यादा नुमाया होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कहते नहीं शरीका नू अग लग रही, इस तरह के मामला है कि शरीका नू अग लगी पड़ी है। और शरीक आपको पता ही है इस वक्त नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब का इमरान खान के अलावा तो और कुछ नहीं है। और यहाँ पर इमरान खान साहब के लिए वो जो आखिरी शेल्टर था, साहिबान था, साया था, तहफ़्फ़ुज़ था, वट एवर आप उसको जो भी नाम दे, वो भी इमरान खान साहब से दूर हो गया है। बल्कि आज तो वो पंजाबी की मिसाल है ना कि खुद इमरान खान साहब के वकीलों ने इमरान खान साहब को उस जगह ले जाकर मारे कहते जिथे पानी ना लभे, पानी न लबा, बंदा जाम बलब हो गया रह जाए। इमरान खान साहब के साथ उनके वकीलों ने आज ये सूरत हाल कर दी है। इसका मतलब ये हो गया है जनाब कि ये जो अब जो दिन हैं ये कुछ ज़्यादा तेज़ी के साथ गिनने शुरू कर देना चाहिए इमरान खान साहब को। काउंटडाउन उनका ज़रा तेज़ होता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि इससे पहले इस बात के कुछ इम्कानात पाए जा रहे थे कि जनाब किसी न किसी लेवल के ऊपर कुछ डेडलॉक आ गया और उस डेडलॉक को दूर करने की कोशिश की जा रही है। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि वो डेडलॉक क्या था और वो डेडलॉक ख़त्म कैसे हुआ, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि इमरान खान साहब के साथ आज क्या सूरत हाल बनी। तो ये बड़े 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका मैंने आपके साथ जिक्र करना है। इमरान खान साहब के साथ होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने दरख्वास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा ने उस केस को वापस भेज दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज सुबह से ही जो इमरान खान साहब के वकला हैं वो जाके बैठे हुए थे जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में, और उनसे बार बार ये इस्तदा कर रहे थे कि जनाब आप केस सुन लें। जज साहब का ये कहना था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर की कापी, मुसद्दका कापी आप लेके तो हैं, आर्डर की कापी आपके पास है नहीं, केस कैसे सुना जा सकता है? आर्डर जब तक हाई कोर्ट में मौसूल नहीं होगा तब तक इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि उस ऑर्डर में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया उसके अंदर क्या चीज़ें रह जाती हैं। खैर किस्सा मुख्तसर कि दोपहर के टाइम में ये ऑर्डर आया, उसके बाद इस समात का आगाज़ होता है और इमरान खान साहब के वकला ख्वाजा हारिस साहब, यकीन जाने आप कि ख्वाजा हारिस साहब ने आज स्टे ऑर्डर लेने के लिए नाक से लकीरें निकाल दी, नाक से लकीरें, अल्लाह दा वास्ता है। यहाँ तक नौबत आ गई थी कि जनाब तानू अल्लाह दा वास्ता जे, नए साल का, नए इस्लामी साल का आगाज़ हो गया, तानू अल्लाह दा वास्ता जे ताड़ी मेहरबानी स्टे आर्डर दे दें कि ये जज हुमायूं दिलावर साहब इस केस की समाअत न करें। लेकिन चीफ जस्टिस ने ये जो है उनको इस बारे में किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं दिया, और चेयरमैन पीटीआई को जनाब तोशा खाना केस में फौरी तौर पर कोई रिलीफ नहीं मिल सका। अब जो मैंने आपको बात कही कि इमरान खान के वकीलों ने इमरान खान को उस जगह पे ले गए हैं जहाँ पे उनको पानी नहीं मिलना, उसकी वजह थी कि आज इमरान खान साहब ने वो जो है ना ज़ाब्ता फौजदारी, उसका जो सेक्शन है 342, उसके तहत इमरान खान साहब ने जाकर आज अपना बयान रिकॉर्ड कराना था। अब बयान रिकॉर्ड कराना एक ऐसा अमल है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस बयान के नतीजे में ही जज साहब ने कोई ना कोई फैसला देना है। क्योंकि जो वो है दरख्वास्त दहिंदा मुद्दई जो हैं उन्होंने अपना केस जो है वो दे दिया है, अपनी गवाहियाँ रिकॉर्ड करा दी हैं, गवाहों के ऊपर जरा भी हो गई है। अब जो इल्ज़ाम है जिसके ऊपर, उसने जाकर अपना स्टेटमेंट देनी है कि जनाब ये इल्ज़ाम गलत है, ये इल्ज़ाम दुरुस्त है, वट एवर जो भी उन्होंने कहना है। उसके बाद जरा होगी और उसके बाद केस हो जाना क्लोज। अब इस बात का इमरान खान साहब को भी अंदाज़ा है, और इमरान खान साहब इसी स्टे ऑर्डर में, जिसके लिए ख्वाजा हारिस साहब ने आज नाक से लकीरें निकाली, बहुत हद तक उनको इस बात का गुमान था कि स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। अब स्टे ऑर्डर नहीं मिला, और वहाँ पर हुमायूं दिलावर साहब ने आज जो कहते हैं ना तुन के रखा आज इमरान खान साहब को। और इमरान खान साहब को उन्होंने ये कह दिया कि जनाब इमरान खान साहब अगर आज पेश नहीं होंगे, आज आके बयान रिकॉर्ड नहीं कराएंगे, तो इमरान खान साहब के मैं नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी निकालूंगा, और जो आज का जजमेंट लिखूंगा उसके अंदर बताऊंगा कि इमरान खान की तरफ से कौन कौन से ऐसे इक़दामात किए गए जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इमरान खान साहब इस केस से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। ना सिर्फ राह फरार इख्तियार कर रहे हैं बल्कि अदालत के ऊपर दबाव भी डाल रहे हैं। फिर इमरान खान साहब के वकीलों ने जज साहब को रिटन, ज़ुबानी नहीं, तहरीरी अंडरटेकिंग दी कि इमरान खान साहब पीर वाले दिन हर हाल में अदालत के रूबरू पेश भी होंगे और बयान भी रिकॉर्ड कराएंगे। अब इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब ने बज़ाहिर फेस वैल्यू के ऊपर इमरान खान साहब ने पीर वाले दिन जाना है। अगर इमरान खान साहब पीर वाले दिन इस्लामाबाद नहीं जाएंगे बयान रिकॉर्ड कराने के लिए, तो फिर उनके
वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे और ये बात तय है कि इमरान खान साहब नहीं जाएंगे, वो इस तलबी को किसी और जगह पर चैलेंज करके अपने लिए कोई ना कोई गुंजाइश हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की अहलिया मुहतरमा है बुशरा बीबी साहिबा, उनके ऊपर भी कुछ केस चल रहे थे और उनके लिए भी ये दरख्वास्त की गई थी कि जनाब इनका जो केस है उसको भी एक दूसरी अदालत में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए और जो जज साहब हैं दूसरी अदालत के, उनके ऊपर एतबार नहीं है, जिस पर जो अदालत है उसने वो जो दरख्वास्त थी उसको भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जनाब के इस तरह का कोई मामला नहीं होगा, अदालत के अंदर आपको जाना है, अदालत के अंदर ही आपको जाके चीज़ों को फेस करना है, आपको किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी। इस बात का मतलब ये है कि जो इमरान खान साहब की उम्मीद थी पाकिस्तान की अदालतें और सबसे बढ़कर अदालत उज़्मा, जहाँ से इमरान खान साहब को हर सूरत में रिलीफ मिलता था, लेकिन ये वो वक्त आ गया है कि जब अदालतों के सामने भी इमरान खान एक्सपोज हो गए हैं, उनको भी पता चल गया है कि जनाब खान साहब ने जो है ना वो बुरे तरीके से ही अदालतों के कंधे को इस्तेमाल किया है। लिहाजा कब तक वो अपना कहते हैं मॉकरी ऑफ द जस्टिस, कब तक वो अपने इंसाफ का मजाक उड़वाते रहेंगे। आखिरकार उनको हकीकतों का सामना करना ही पड़ा है और जो सिस्टम है पाकिस्तान का सिस्टम, वो इस वक्त आकर अब इमरान खान साहब को टफ़ टाइम देने के लिए ना सिर्फ तैयार हो गया है बल्कि इमरान खान साहब को टफ़ टाइम मिलना भी शुरू हो गया है। दूसरी जानिब अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये जो सिस्टम है ये जो अपने लिए कुछ और गुंजाइशें हासिल कर रहा है और इस सिस्टम में किसी जगह पर जो भी डेडलॉक्स थे उनको दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात बेशक बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, बेशुमार उसके अंदर जो मामला थे जिन्होंने तय होना था, लेकिन सियासी जमातों में और सियासी लीडर्स के अंदर ये कैपेसिटी ज़रूर मौजूद होती है कि वो मामलात को तय कर लें और इस मुलाकात का कुछ नतीजे सामने आए हैं जो भी आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूँ। सबसे पहले नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू था इंतखाबात का, क्योंकि इंतखाबात मुस्लिम लीग नून की भी ये ख्वाहिश है कि नवंबर के अंदर हो जाएं, पीपल्स पार्टी की भी यही ख्वाहिश है कि इलेक्शंस जो हैं वो नवंबर में होने चाहिए, जबकि शहबाज शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट इन दोनों का ये मानना है कि हमें इंतखाबात के लिए कुछ टाइम चाहिए, कम से कम 6 महीने, ताकि हम पाकिस्तान की मईशत को ज़रा अपने पैरों पर खड़ा कर लें। और मईशत के साथ साथ कुछ दोस्त ममालिक हैं जिनकी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं पाकिस्तान के सिस्टम पर, और ख़ास तौर पर ये जो इस वक्त इमरान खान साहब की वापसी की जो बातें हो रही हैं इसके ऊपर कि जनाब इमरान खान को अभी भी पब्लिक सपोर्ट हासिल है और जनाब वो वापस आ सकते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनका ये मानना है दोस्त ममालिक का कि जनाब इसके ऊपर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। इमरान खान की सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड, लिहाजा इसी सिस्टम के तहत अगर आपने हमसे इन्वेस्टमेंट करानी है तो वो करा लें। आपको याद है कि मैंने मुख्तलिफ मौके पर इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके साथ ये खबर शेयर की थी कि सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर अगस्त में एक मुआहदा करने जा रहा है जिसके तहत यहाँ पर 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी, और ये MOU अगस्त के अंदर MOU साइन नहीं होगा बल्कि अगस्त में बाज़ाब्ता तौर पर एक मुआहदे के ऊपर दस्तखत होंगे। आज इस्लामाबाद में इस हवाले से जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी लगाने के लिए, उसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर MOU में पाकिस्तान और सऊदी गवर्नमेंट के दरमियान दस्तखत कर दिए गए हैं, और इस जो MOU है इसको बाज़ाब्ता तौर पर हतमी शक्ल दी जाएगी अगले महीने, जहां पर इस मुआहदे के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत कर दिए जाएंगे ताकि पाकिस्तान के अंदर ये इन्वेस्टमेंट शुरू हो सके। इस साइनिंग अप सेरेमनी की तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। दूसरी जानिब एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जनाब ये इंतखाबात और ये जो इस वक्त के हालात हैं ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे सिचुएशन है जहां पर हमें हर एक कदम बहुत ही ज़्यादा फूंक पर लेना चाहिए। नवाज शरीफ और जरदारी साहब की मुलाकात के अंदर ये तमाम पहलू जो हैं ये ज़ेरे बहस थे। पाकिस्तान के अंदर सऊदी सफ़ीर है अवाज़ अल यसरी, उनकी तरफ से एक मजमून लिखा गया है, एक आर्टिकल लिखा गया है जो उन्होंने अरब न्यूज़ के अंदर तहरीर किया है। अच्छा, इस जो मजमून है इसके अंदर जो है अली अवाज़ अल यसरी उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि सऊदी अरब, UAE, कतर और
باقی جو کچھ اور ممالک ہیں یہ پاکستان میں ایک پاکستان کی معاشی بنیادوں کو زیادہ بہتر انداز میں استوار کرنے کے لیے پاکستان سوورن فنڈ بنا رہے ہیں 3 ممالک، سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات۔ یہ 3 ممالک پاکستان سوورن فنڈ کے تحت $8 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے، اور اس مضمون کے اندر اس بات کا انہوں نے واضح طور پر ذکر کیا ہے کہ یہ جو مختلف جگہوں پر ان ممالک کے پیسے پڑے ہیں یہ اس سوورن فنڈ میں آئیں گے، اس سوورن فنڈ سے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی جائے گی، اور اس انویسٹمنٹ سے بھی جو پروفٹ آئے گا وہ بھی یہیں پر انویسٹ کیا جائے گا۔ یہ $8 ارب پاکستان کو معاشی بنیادیں پاکستان کی مضبوط بنانے کے لیے ان 3 ممالک کی طرف سے جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر دیے گئے ہیں۔ اور اسی مضمون کے اندر علی عواض السری کی یہ بات فرماتے ہیں کہ جناب 2035 تک پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا جو والیوم ہے یہ تقریباً $1 ٹریلین ہو جائے گا۔ $1 ٹریلین پاکستان کی معیشت 2035 تک ہو جائے گی، اور اس کے لیے یہی جو سوورن فنڈ ہے یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ اسی مضمون کے اندر جو علی عواض السری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے جو شہباز شریف کی وہ تعریف کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں شہباز شریف کے دور میں پاکستان اور خلیج تعاون تنظیم GCC کے درمیان شراکت داری کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ مشکل معاشی حالات میں شہباز شریف نے اہم پالیسی فیصلے کیے، سعودی عرب، UAE، قطر کے ساتھ سرمایہ کاری اور گہرے جو ہے وہ تجارتی تعلقات کو فروغ دیا، جس پر GCC کی سرکردہ معیشتوں نے پاکستان کی معاشی بحالی اور استحکام میں حصہ ڈالنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ یہ الفاظ ہیں ان کے، اور ساتھ انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ شہباز شریف کو گزشتہ برس اپریل میں اقتدار سنبھالنے کے بعد اہم چیلنجز کا سامنا تھا۔ انہیں ڈیفالٹ کے دہانے پر موجود ملک ورثے میں ملا۔ GCC ممالک کے ساتھ مشترکہ سرمایہ کاری پاکستان کی معیشت کے لیے اہم ہے، اور موجودہ سول ملٹری قیادت GCC ممالک کے ساتھ معاشی شراکت داری کو اہم کر رہی ہے۔ اور ساتھ انہوں نے انکشاف کیا کہ پاکستان سوورن فنڈ تشکیل دیا جائے گا، اور یہ سوورن فنڈ بیوروکریٹک اور ریگولیٹری دقتوں سے پاک ہوگا۔ 7 ریاستوں کے $2.3 ٹریلین تقریباً $8 ارب کے اثاثے اس فنڈ میں منتقل کیے جا رہے ہیں۔ فنڈ کی آمدن بڑی سرمایہ کاری کے لیے استعمال ہوگی، یعنی یہ ایک باقاعدہ منصوبہ ہے جس کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر جو علی عواض السری ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے اندر بزنس فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے یہ بھی بنیادی طور پر اس مقصد کے لیے تشکیل دی گئی ہے کہ یہاں پر ہونے والی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بیوروکریٹک رکاوٹوں سے مکمل طور پر پاک ہو، اور یہ بھی ہے کہ خلیجی ممالک کے ساتھ مل کر پاکستان خسارے والے اداروں کی نجکاری اور لیزنگ پر کام کرے گا۔ یعنی وہ تمام جو معاشی بوجھ پاکستان نے اٹھایا ہوا ہے، چاہے وہ پاکستان سٹیل ہے، چاہے وہ PIA ہے، چاہے وہ PTCL ہے، چاہے وہ OGDCL ہے، یہ سارے سفید ہاتھی ہم نے پالے ہوئے ہیں۔ یہ سارے کے سارے سفید ہاتھی پاکستان کی معیشت کے اوپر جو بوجھ ہیں یہ نہ صرف ہٹ جائیں گے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ سعودی عرب، قطر اور UAE نے پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے ساتھ مل کر، تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ اب یہ جو ملاقاتیں ہو رہی تھی UAE میں وہ بنیادی طور پر اسی سمت پر اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ جو دوست ممالک ہیں ان کے جو ریزرویشنز ہیں ان ریزرویشنز کو کس طریقے سے ہم نے ایڈریس کرنا ہے، کیونکہ اگر وہ لوگ یہاں پر انویسٹ کرنا جا رہے ہیں $8 بلین کی انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان سوورن فنڈ بنایا جا رہا ہے، سعودی عربیہ پاکستان میں $15 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انویسٹمنٹ کے لیے جو ایک ماحول ہے اس کی تشکیل بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ جو ماحول ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے جو موجودہ سیٹ اپ ہے یا خاص طور پر چیف آف آرمی اسٹاف اور شہباز شریف کی جو ایکویشن ہے اس کو قائم رکھنا ضروری ہے، اور اس کو ہر طرح کے اعتراضات سے پاک رکھنا بھی ضروری ہے۔ اب اگر انتخابات میں کچھ ایسا ماحول بن جاتا ہے جس کا خدشہ خود معزز ہز ایکسیلنسی ایمبیسڈر ٹو دی پاکستان علی عواض السری نے کیا ہے کہ جناب
یہ جو پاکستان کو ڈیفالٹ کے خطرات ہیں، یہ اگر ایسی سیاسی ابتری کی وجہ سے دوبارہ لاحق ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یقینی طور پر یہ ممالک اپنے انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنے جا رہے ہیں، یہ اپنے پیسے ڈبونے کے لیے تو نہیں کر رہے، یہ ہماری مدد کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے پیروں پر کھڑا ہوں اور روز روز ان کے اوپر بھی بوجھ نہ بنے، اور اس کے لیے ان کی کچھ یقینی طور پر خواہشات ہیں۔ اور جس طریقے سے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ شہباز شریف کو ڈیفالٹ کے دہانے پر ملک ملا، تو اس ڈیفالٹ تک پہنچایا کس نے تھا؟ عمران خان نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ممالک ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ مائنس عمران خان سیٹ اپ بنایا جائے، اور وہ اس طریقے سے بنایا جائے کہ کوئی اس کے اوپر قانونی یا کوئی اور اس طرح کا کوئی جواز کریٹ نہ ہو سکے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان جو ملاقات ہوئی تھی دبئی میں، وہ اپنے نتائج حاصل کر چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان نتائج کے حاصل کرنے کے بعد نواز شریف صاحب اب ذرا چل ماحول کے لیے فیملی کے ساتھ یورپ کے دورے پر نکل گئے ہیں۔ اور یہ اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ نواز شریف صاحب یورپ کے دورے کے بعد جب لندن پہنچیں گے اور وہاں پر آصف علی زرداری صاحب ان کے ساتھ ملاقات کریں گے، وہاں پر وہ اس بات کا اعلان کریں گے کہ وہ پاکستان کب آ رہے ہیں۔ اور یہ جو فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے، یہ بھی میرا خیال اس وجہ سے ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کو بہت جلد پاکستان آ کر یہاں پر یہ جو سیاسی ہنگامہ خیزی ہے اس کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔